हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की इंट्रोडक्शन की थी और उसमें देखा था कि इस एक्ट का क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे सेक्शन 5 to 8 जो कि बात करता है रिकवरी ऑफ पोजेशन की। जो रिकवरी ऑफ पोजेशन है वो सेक्शन 5 to 8 में मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज की बात की गई है। जो सेक्शन 5 and 6 हैं वो बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की एंड 7 और 8 बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की। तो पहले हम देखेंगे कि सेक्शन 5 में क्या है इमूवेबल प्रॉपर्टी। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसकी जो बेयर लैंग्वेज है वो बताती है अ पर्सन एंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन मैनर प्रोवाइडेड बाय सीपीसी। तो ये सेक्शन हमें क्या बताता है कि कोई भी अगर पर्सन है, अगर वो किसी भी प्रॉपर्टी के पोजेशन को एंटाइटल्ड है, एंटाइटल्ड मतलब कि उसका कोई राइट बनता है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो स्पेसिफिक हमने क्या देखा था कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो होती है, जो स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो उसको कैसे रिकवर कर सकता है उसका पोजेशन, जैसे सीपीसी में बताया गया है। तो इसमें प्रोसीजर कौन सा फॉलो होगा, वो सीपीसी का प्रोसीजर फॉलो होगा। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, एक लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। तो सेक्शन 5 में जो रिकवरी ऑफ पोजेशन होती है वो सीपीसी के अकॉर्डिंगली होती है। अब इसमें कुछ बातें हैं जो हमें सेक्शन 5 की पता होनी चाहिए। सेक्शन 5 क्या है, ये एक डेक्लेरेटरी सेक्शन है। ये बेटर टाइटल को प्रोटेक्ट करता है। इसका क्या मतलब है कि बेटर टाइटल को प्रोटेक्ट करता है। मान लो कि एक पर्सन है, वो टेनेंट है, उसका प्रॉपर्टी पे पोजेशन था, जब तक कि उस प्रॉपर्टी का ऑनर क्लेम नहीं करता तब तक तो बेटर पोजेशन किसका होगा, टेनेंट का होगा। जैसे ही प्रॉपर्टी का जो लैंडलॉर्ड है, अगर वो आ जाता है, वो क्लेम करता है प्रॉपर्टी, तो बेटर टाइटल किसके पास हो जाएगा, वो लैंडलॉर्ड के पास हो जाएगा। तो इसलिए जो सेक्शन 5 है वो बेटर टाइटल को ही प्रोटेक्ट करता है। इसमें जो केस फाइल करने का लिमिटेशन पीरियड है वो है 12 ईयर्स। उसके बाद ये जो सूट है वो ऑर्डिनरी जो जनरल लॉ है उसके अंडर फाइल होता है, दैट इज सीपीसी के अंडर फाइल होता है। और जो ऑर्डर मिलेगा इस सेक्शन के अंडर, उसकी एग्जीक्यूशन कहाँ पे होती है, वो भी सीपीसी का जो ऑर्डर 21, रूल 35 एंड 36 है उसके अंडर इसकी एग्जीक्यूशन होती है। और सेक्शन 5 के अंडर अगर हम केस फाइल करते हैं तो हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी सूट जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो ये है हमारा सेक्शन 5। नेक्स्ट हम करते हैं सेक्शन 6 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे लिए। इसमें क्या है, सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्या बताया गया है कि अगर कोई भी पर्सन है, अगर उसको डिस्पोजेस किया गया है उसकी प्रॉपर्टी में से, तो वो अपना जो पोजेशन है वो दोबारा से कैसे रिकवर कर सकता है। तो ये सेक्शन बनाने का पर्पस क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। क्या पर्पस है, टू डिस्करेज फोर्सिबल डिस्पोजेशन। तो कोर्ट क्या कहता है कि कोई भी पर्सन है, जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो किसी प्रॉपर्टी के पोजेशन में है तो उसको अनलॉफुली हम उस प्रॉपर्टी से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर उसको निकालना है उस प्रॉपर्टी से तो वो लॉफुल तरीके से लॉ के अकॉर्डिंग ही निकाल सकते हैं। अगर किसी ने फोर्सिबली उसको निकाला है तो सेक्शन 6 के अंडर वो जिसको निकाला गया है वो रेमेडी ले सकता है। तो इस सेक्शन के अंडर केस फाइल करने के लिए क्या कुछ चाहिए, तो इसके इसेंशियल्स हैं जो वो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 है जो उसमें प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट क्या है कि डिस्पोजेशन होना चाहिए। जिस पर्सन ने केस फाइल करना है तो उसका उस प्रॉपर्टी में से डिस्पोजेशन होना चाहिए। अगर डिस्पोजेशन है इट मीन्स के वो पर्सन पहले उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में था। अगर पर्सन पोजेशन में था तभी उसका डिस्पोजेशन होगा। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हो जाती है कि पर्सन पोजेशन में था, फिर उसको किसी ने फोर्सिबली डिस्पोजेस किया है। सेकेंड क्या है, विदाउट कंसेंट। डिस्पोजेशन तो हो गया, बट ये भी जरूरी है कि उस पर्सन को उस प्रॉपर्टी में से निकाला गया है उसकी कंसेंट के बिना। अगर उसकी कंसेंट के साथ उसको प्रॉपर्टी में से बाहर किया गया है तब ये सेक्शन 6 में फॉल नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक टेनेंट है, वो एक प्रॉपर्टी में रह रहा है, उसका लैंडलॉर्ड आता है, उसको बोलता है कि मुझे ये 2 रूम्स हैं, ये मुझे चाहिए मेरे बेटे की शादी के लिए। तो जो टेनेंट है वो रूम्स खाली कर देता है और चला जाता है। अब इसमें जो डिस्पोजेशन तो हुआ है, बाद में वो लैंडलॉर्ड क्या कहता है कि अभी मैं तुझे प्रॉपर्टी, अभी जो ये रूम्स हैं ये मैं तुम्हें वापस नहीं दूंगा। तो इसमें डिस्पोजेशन तो हुआ है बट ये विदाउट कंसेंट नहीं हुआ, इसलिए ये केस इस सेक्शन के अंडर फॉल नहीं करेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि जो
डिस्पोजेशन है वो विदाउट कंसेंट होना चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट, हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो सेक्शन 6 में केस लगाने के लिए हमें थर्ड रिक्वायरमेंट क्या है कि प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फोर्थ क्या है, अदरवाइज देन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, कि जो डिस्पोजेशन हुआ है वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, लॉ के अगेंस्ट हुआ है। अगर लॉ के अकॉर्डिंगली हुआ है, कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ किसी का डिस्पोजेशन किया गया है, देन इस सेक्शन में केस फॉल नहीं करेगा। तो ये 4 इसेंशियल्स हैं कि डिस्पोजेशन होना चाहिए पर्सन का, उसकी कंसेंट के बिना होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी में से डिस्पोजेशन होना चाहिए और ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के बिना होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि अभी ये राइट क्लेम कौन कर सकता है। तो फर्स्ट इसमें है कि पर्सन डिस्पोजेस्ड, कि जिस पर्सन का डिस्पोजेशन हुआ है वो पर्सन इसको क्लेम कर सकता है। सेकंड है एनी पर्सन थ्रू whom he has been in possession, कि जिसके थ्रू वो पर्सन पोजेशन में था तो वो पर्सन भी क्लेम कर सकता है। जैसे लैंडलॉर्ड है, टेनेंट है, तो टेनेंट पोजेशन में था, अगर उसको डिस्पोजेस किया गया है तो क्या लैंडलॉर्ड यहाँ पे राइट एक्सरसाइज कर सकता है? यस, जो लैंडलॉर्ड है वो भी अपना राइट यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकता है। ये जो है ये 2018 की अमेंडमेंट के साथ आया है। थर्ड है एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम, कि जो भी पर्सन उसके थ्रू क्लेम कर रहा है कि वो पर्सन भी यहाँ पे अपना राइट क्लेम कर सकता है। तो क्लेमिंग थ्रू हिम का क्या मतलब हो गया, जैसे कि अगर मेरी प्रॉपर्टी है तो अगर कोई सन या डॉटर है मेरा तो वो भी क्या कर सकता है, यहाँ पे राइट क्लेम कर सकता है। तो 3 पर्सन है, एक तो हो गया कि जिस पर्सन को डिस्पोजेस किया गया है वो पर्सन क्लेम कर सकता है। सेकंड हो गया कि जिस एनी पर्सन थ्रू whom he has been in possession, जैसे लैंडलॉर्ड और टेनेंट हो गए तो लैंडलॉर्ड भी क्लेम कर सकता है। और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम, अगर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी है तो उसके जो हियर्स हैं तो वो भी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अब सूट कब फाइल नहीं हो सकता है। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 क्या बात कर रहा है कि 2 केसेस हैं जब ये इस सेक्शन के अंडर केस फाइल नहीं कर सकते हम। फर्स्ट क्या है कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। 6 मंथ्स इसका क्या मतलब हो गया कि जैसे कोई पर्सन है, प्रॉपर्टी के पोजेशन में है, वो आज उसको इस प्रॉपर्टी में से निकाल दिया गया, उसको डिस्पोजेस कर दिया गया, तो कहते हैं उसका राइट कब तक होगा। आज उसको निकाला है तो आज से लेके 6 मंथ्स तक, अब से लेके जो नेक्स्ट 6 मंथ्स हैं तो उसके बीच बीच में उसको केस फाइल करना होगा। अगर वो 6 मंथ्स के विद इन केस फाइल नहीं करता तो उसके बाद वो इस सेक्शन के अंडर अपना राइट क्लेम नहीं कर सकता। नेक्स्ट है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये सेक्शन क्या कहता है कि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो सूट है इस सेक्शन के अंडर फाइल नहीं कर सकते। और अगर गवर्नमेंट ने आपको डिस्पोजेस किया है तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते सेक्शन 6 के अंडर, बट सेक्शन 5 के अंडर गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो सकता है, सेक्शन 6 के अंडर हम नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। तो ये क्या बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि क्योंकि सेक्शन 6 में जो रेमेडी है वो स्पीडी रेमेडी है, समरी रेमेडी है, इसीलिए इस सेक्शन के अंडर अगर केस फाइल हुआ है तो उसके डिसीजन की कोई अपील नहीं हो सकती और ना ही उसका कोई रिव्यू हो सकता है, बट उसकी जो रिवीजन है वो पॉसिबल है। तो रिवीजन किस चीज के लिए होती है, वो ज्यूरिसडिक्शन के लिए होती है। अगर कोई ज्यूरिसडिक्शन में डिफेक्ट है तो उस चीज के लिए रिवीजन जो है वो फाइल की जा सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 6 सबसेक्शन 4। ये क्या बात कर रहा है, ये बोल रहा है नो बार टू एस्टेब्लिश टाइटल एंड रिकवर इट। तो ये क्या बात कर रहा है कि अगर किसी पर्सन का अगर टाइटल बन रहा है प्रॉपर्टी पे तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सेक्शन 6 के अंडर किसी और ने रेमेडी ले ली है तो जिसका अच्छा टाइटल है वो अपनी रेमेडी क्लेम नहीं कर सकता। तो ये सेक्शन कहता है कि अगर किसी का टाइटल बन रहा है तो वो अपना सूट फाइल करके अपना टाइटल जो है वो इस्टेब्लिश कर सकता है। तो इसमें ये भी बताया गया है कि अगर सेक्शन 6 में किसी का सूट फेल हो जाता है तो वो सेक्शन 5 में जा सकता है, बट अगर सेक्शन 5 में सूट फेल हो गया तब वो पर्सन सेक्शन 6 में नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट इस सेक्शन के ऊपर 2 लैंडमार्क केसेस हैं। फर्स्ट केस क्या है, आईटीसी लिमिटेड वर्सेस आदर्श कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड। ये 2012 का केस है। इस केस में क्या किया गया था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट और स्कोप है वो डिस्कस किया था और जो इस सेक्शन के जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको डिस्कस किया था। नेक्स्ट है हमारा सदाशिव श्यामा सावंत थ्रू एलआर्स एंड अदर्स वर्सेस अनीता अनंत सावंत। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया था
इन वर्ड्स को। फर्स्ट था पर्सन डिस्पोजेस्ड एंड सेकंड था एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम। तो कोर्ट ने इन दोनों वर्ड्स को इस केस लॉ में डिस्कस किया था। तो ओवरऑल ये हमारा है सेक्शन 6। अभी हमारा सेक्शन 5 एंड 6 कंप्लीट हो गया है। तो इसके जो डिफरेंस है वो भी इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 5 क्या कहता है और 6 क्या कहता है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। तो ये डिफरेंस अभी आप लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको इसके डिफरेंस भी बताऊंगी। सेक्शन 5 और 6 के बाद हमारे पास है सेक्शन 7 और 8 जो कि डील करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ। तो सबसे पहले है हमारे पास सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 क्या बात कर रहा है? रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। इसकी बेयर लैंग्वेज क्या प्रोवाइड कर रही है? अ पर्सन एंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन मैनर प्रोवाइडेड बाय सीपीसी। तो इस सेक्शन में क्या बताया गया है कि जो भी पर्सन किसी भी प्रॉपर्टी के पोजेशन को एंटाइटल्ड है तो वो जो स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको रिकवर कैसे कर सकता है, उसका पोजेशन सीपीसी के अंडर वो इसको रिकवर कर सकता है। बट इस सेक्शन के साथ क्या है, दो एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं जो क्या बात कर रही है। इसकी फर्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है वो बात कर रही है कि जो ट्रस्टी है, कहते इस सेक्शन के अंडर जो ट्रस्टी है वो भी कहते सू कर सकता है। किसके लिए सू कर सकता है? ट्रस्टी में सू टू बेनिफिशियल इंटरेस्ट in which the person for whom he is trustee is entitled। So जो ट्रस्टी है वो जिस भी पर्सन के लिए ट्रस्टी है उसके बिहाफ पे इस सेक्शन के अंडर सूट फाइल कर सकता है। नेक्स्ट है इसकी एक्सप्लेनेशन 2। वो क्या बात कर रही है? वो बता रही है कि अगर किसी पर्सन का कोई स्पेशल और टेम्परेरी राइट भी है टू द प्रेजेंट पोजेशन कि वो भी सफिशिएंट है इस सेक्शन के अंडर सूट फाइल करने के लिए। अभी ये स्पेशल राइट क्या है? जैसे कोई बेली हो गया या एजेंट हो गया तो उसके पास भी राइट है। अगर उसके पास प्रेजेंट पोजेशन है किसी प्रॉपर्टी का, मूवेबल प्रॉपर्टी का, तो वो भी इस सेक्शन के अंडर केस फाइल कर सकता है। उसके बाद आता है टेम्परेरी राइट। टेम्परेरी राइट क्या हो गया? जैसे कोई फाइंडर ऑफ गुड्स है, अगर किसी पर्सन को कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिली है तो उसके पास प्रेजेंट पोजेशन है तो कहते वो भी सफिशिएंट है अगर उसने सेक्शन 7 के अंडर केस फाइल करना है। इस सेक्शन में और क्या इंपॉर्टेंट है ये है कि जो इस सेक्शन के अंदर जो सूट फाइल होता है वो रियल ऑनर के अगेंस्ट भी फाइल हो सकता है। उसका रीजन ये दो एक्सप्लेनेशंस हैं, क्योंकि जो ट्रस्टी है वो रियल ऑनर तो नहीं होगा ना, तो वो जो रियल ऑनर है उसके खिलाफ भी केस फाइल कर सकता है। जो स्पेशल और टेम्परेरी राइट वाले पर्संस हैं वो भी रियल पर्सन के, रियल ऑनर के अगेंस्ट भी फाइल कर सकते हैं अगर वो पोजेशन अनलॉफुली ले लेते हैं। सो जो केस है वो अगेंस्ट रियल ऑनर्स भी फाइल हो सकता है। तो अभी इसके लिए लिमिटेशन पीरियड क्या है? तो सेक्शन 7 के अंदर जो केस फाइल करना है तो उसके लिए जो लिमिटेशन पीरियड है वो 3 इयर्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 8। ये क्या बात कर रहा है? ये बता रहा है लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ऑनर टू डिलीवर टू पर्संस एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजेशन। क्या इसमें क्या बात कर रहे हैं कि उस पर्सन की लाइबिलिटी कि जो ऑनर नहीं है तो उसने जिस भी पर्सन के पास इमीडिएट पोजेशन का राइट है उसको वो डिलीवरी ऑफ पोजेशन करेगा। तो इस सेक्शन के लिए कुछ इसेंशियल्स हैं जो कि फुलफिल होनी चाहिए। तो फर्स्ट इसकी इसेंशियल क्या है कि डिफेंडेंट इन पोजेशन और कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर आर्टिकल। सबसे पहले क्या होना चाहिए इस सेक्शन के अंडर केस फाइल करने के लिए? जो डिफेंडेंट है उसके पोजेशन या कंट्रोल में जो जिस चीज के लिए हम केस फाइल कर रहे हैं वो पर्टिकुलर आर्टिकल वो डिफेंडेंट के पोजेशन या कंट्रोल में होना चाहिए। पोजेशन के जैसे ये बुक है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये अभी मेरे पास है तो ये मेरा पोजेशन हो गया। अभी दूसरा कंट्रोल, जैसे कार है तो कार की अगर कीज मेरे पास हैं तो जो कार है उसका जो कंट्रोल है वो मेरे पास है। तो जो डिफेंडेंट है उसके पास पोजेशन या कंट्रोल होना चाहिए पर्टिकुलर आर्टिकल का। नेक्स्ट है कि जो आर्टिकल है वो मूवेबल होना चाहिए। तो ये सेक्शन हम सेक्शन 8 के अंडर अगर केस फाइल कर रहे हैं तो मूवेबल प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है। थर्ड हमारे पास आता है डिफेंडेंट इज नॉट ऑनर ऑफ सच आर्टिकल। इस सेक्शन के अंदर केस फाइल करने के लिए ये भी जरूरी है कि जो डिफेंडेंट है वो ऑनर नहीं होना चाहिए। अगर वो ऑनर है तो उसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं हो सकता। सो इस सेक्शन के अंदर ऑनर के खिलाफ हम केस फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि प्लेंटिफ एंटाइटल टू इमीडिएट पोजेशन।
तो ये भी जरूरी है कि जो प्लेंटिफ है वो एंटाइटल्ड होना चाहिए, उसके पास राइट होना चाहिए कि उसके पास प्रॉपर्टी का पोजेशन आ सके। तो उसके पास अगर राइट है तभी वो इस सेक्शन के अंडर क्लेम कर सकता है। ये इसेंशियल्स तो होगी, बट इनके साथ क्या कहते हैं कि इसके अलावा ये जो डिलीवरी ऑफ पोजेशन है कोर्ट कब कंपेल करेगा, तो इनमें से भी ये एक कंडीशन जो फुलफिल होनी जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो भी थिंग या आर्टिकल है वो डिफेंडेंट ने एज एजेंट या ट्रस्टी उसको मिला हुआ था। तो जो डिफेंडेंट है वो एज एजेंट या ट्रस्टी उस आर्टिकल के पोजेशन में था, इसीलिए उससे हम जो पोजेशन है वो वापस ले सकते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है वो फॉरेन में गया है, तो फॉरेन में जाते समय वो अपने किसी एजेंट को अपना जो प्रॉपर्टी है, जो फर्नीचर लगा लीजिए कि फर्नीचर वो अपने एजेंट को दे गया। उसके बाद एजेंट क्या करता है, एजेंट उस फर्नीचर को आगे किसी थर्ड पर्सन को दे देता है कि आप ये रख लीजिए एज अ बेलमेंट। तो वो थर्ड पर्सन को पता है कि इसके पास राइट नहीं है इसको ट्रांसफर करने का, बट फिर भी ये मुझे ट्रांसफर कर रहा है, एंड वो थर्ड पर्सन क्या करता है, उस फर्नीचर को आगे सेल कर देता है। तो इस केस में क्या होगा, जो रियल ऑनर है, जो पर्सन है, वो जो थर्ड पर्सन है उससे इसका जो पोजेशन है वो वापस क्लेम कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि कंपनसेशन नॉट एडिक्वेट रिलीफ, कि या फिर जो आर्टिकल है उसके लिए जो कंपनसेशन है वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं बनता है, तब हम इस सेक्शन के अंडर केस फाइल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी फैमिली में बहुत कुछ पुराना पड़ा है, लगा लीजिए ज्वेलरी है जो आपकी पुश्तैनी ज्वेलरी है, तो वो जो ज्वेलरी है उसकी कीमत तो हम लगा सकते हैं, बट वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं बनेगा, क्योंकि वो हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी है, तो उसके साथ हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो अगर कंपनसेशन मिल भी जाएगा तो वो क्या एडिक्वेट रिलीफ नहीं होगा। सो इस सेक्शन में जाके हम उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिफिकल्ट टू असर्टेन एक्चुअल डैमेजेस, कि जो वो चीज है, वो पर्टिकुलर आर्टिकल है, उसके जो डैमेजेस हैं वो असर्टेन कर ही नहीं सकते। जो ये वाला क्लॉज था इसमें डैमेजेस तो कंपनसेशन तो मिल सकती है, उसको हम असर्टेन कर सकते हैं, बट सी वाले में क्या है कि एक्चुअल डैमेजेस हम असर्टेन कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, जो लगा लो कि पेंटर है कोई, वो बहुत फेमस पेंटर है, उसकी डेथ हो जाती है और उसने कोई पेंटिंग बनाई थी, वो एक ही पेंटिंग उसने बनाई थी, वो बहुत ही यूनिक है, उसकी जो अमाउंट है वो तो हम तय ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो पेंटिंग दोबारा से नहीं बन सकती, और वो एक यूनिक पेंटिंग है और एक डेड पेंटर की, वो फेमस पेंटर की पेंटिंग है, तो उसके जो एक्चुअल डैमेजेस हैं वो असर्टन हो ही नहीं सकते। तो इस केस में भी क्या होगा कि जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वही वापस करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हमारे पास थिंग रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लेंटिफ, कि अगर जो प्रॉपर्टी है, जो आर्टिकल है, मूवेबल आर्टिकल है, वो रॉन्गफुली अगर प्लेंटिफ से ट्रांसफर हुआ है टू द डिफेंडेंट, तब भी वो प्लेंटिफ है वो केस फाइल कर सकता है सेक्शन 8 के अंडर। ठीक है, तो उसके बाद इसकी एक एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। ये एक्सप्लेनेशन क्या है, एक तरह से ये एक प्रिजम्पशन है जो बात कर रही है, जो ये क्लॉज है बी और सी, इसके बारे में बात कर रही है। इसमें क्या बताया गया है कि जो कोर्ट है वो क्या प्रिज्यूम करके चलेगा। दो चीजें हैं जो कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगा ये दो क्लॉजेस के लिए, बी और सी क्लॉज के लिए, कि अगर अनलेस एंड अनटिल कुछ और किसी ने प्रूव कर दिया उसके बिना पहले कोर्ट क्या प्रिज्यूम करके चलेगा, कोर्ट शैल प्रिज्यूम, क्या प्रिज्यूम करना है, कंपनसेशन इन मनी नॉट एडिक्वेट रिलीफ। तो ये बी और सी क्लॉज के लिए कोर्ट इस चीज को मान के ही चलेगा कि जो मनी कंपनसेशन है वो एडिक्वेट रिलीफ नहीं है। सेकंड क्या मानेगा कोर्ट, कि जो इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, कि एक्चुअल डैमेजेस को हम असर्टन कर ही नहीं सकते, तो कोर्ट ये भी मान के चलेगा कि एक्चुअल डैमेजेस असर्टन हो ही नहीं सकते। तो ये पर्टिकुलर बी और सी क्लॉज के लिए है। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल था सेक्शन 7 और 8। इसके बाद हम डिफरेंसेस करेंगे सेक्शन 5 और 6 के एंड सेक्शन 7 और 8 के। नेक्स्ट है हमारे डिफरेंसेस। फर्स्ट हम करेंगे सेक्शन 5 और 6 का डिफरेंस। तो इसका फर्स्ट डिफरेंस क्या है, तो फर्स्ट है बेसिस ऑफ सूट। तो बेसिस ऑफ सूट क्या है,
जो सेक्शन 5 के अंडर है जो सूट वो फाइल होता है वो बेटर टाइटल के बेसिस पे फाइल होता है, बट जो सेक्शन 6 है उसमें जो सूट फाइल होता है उसका बेसिस क्या होता है, वो पोजेशन होता है, जो पोजेशन से डिस्पोजेस किया जाता है, तो पोजेशन इसका बेसिस होता है। सेकेंड डिफरेंस है हमारा लिमिटेशन पीरियड का। सेक्शन 5 के अंडर जो लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइड किया गया है वो है 12 ईयर्स, और जो सेक्शन 6 है उसके लिए जो सूट फाइल करने का जो लिमिटेशन पीरियड है वो है 6 मंथ्स। नेक्स्ट है हमारा अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जो सेक्शन 5 है उसके अंडर जो हम सूट फाइल करते हैं वो अगेंस्ट द गवर्नमेंट भी हो सकता है, बट जो सेक्शन 6 है उसमें हम अगेंस्ट द गवर्नमेंट सूट फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास राइट टू अपील। जो सेक्शन 5 है उसमें जो राइट टू अपील, रिव्यू, रिवीजन वो सारे राइट्स मिलते हैं, बट जो सेक्शन 6 है उसमें हमें अपील और रिव्यू का राइट नहीं मिलता, सिर्फ हम रिवीजन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बार टू फाइल फर्दर सूट। जो सेक्शन 5 है उसके अंडर तो हम जो फर्दर सूट है वो फाइल नहीं कर सकते। अगर सेक्शन 5 में सूट फेल हो जाता है तो हम सेक्शन 6 के अंडर नहीं जा सकते, बट जो सेक्शन 6 के अंडर अगर सूट फेल हो जाता है तो सेक्शन 5 के अंडर हम जा सकते हैं। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ डैमेजेस। जो सेक्शन 5 है उसके अंदर अगर हम केस फाइल करते हैं तो वहां पे हम जो डैमेजेस हैं वो भी क्लेम कर सकते हैं, बट सेक्शन 6 के अंदर डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाता है नेचर ऑफ द सूट। जो सूट है सेक्शन 5 के अंदर वो रेगुलर सूट है, और जो सेक्शन 6 है उसमें जो सूट है वो समरी सूट फाइल होता है। उसके बाद है फाइनलिटी ऑफ जजमेंट। जो सेक्शन 5 है उसमें जो जजमेंट आई है वो फाइनल नहीं होती, क्योंकि वहां पे हम अपील फाइल कर सकते हैं, बट सेक्शन 6 के अंदर जो जजमेंट आती है वो फाइनल होती है, क्योंकि अपील का राइट नहीं है। फिर है कि हमें क्या प्रूव करना पड़ता है। तो सेक्शन 5 के अंदर जो प्रूव करना है वो बेटर टाइटल को प्रूव करना होता है। जो सेक्शन 6 है उसमें प्रूव करना होता है कि एक पर्सन के पास पोजेशन था और उसको डिस्पोजेस किया गया था। उसके बाद आता है कि इस पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल है। तो सेक्शन 5 के अंडर केस फाइल करने के लिए जो लॉ एप्लीकेबल है वो है सीपीसी, और सेक्शन 6 के अंडर केस फाइल करने के लिए लॉ एप्लीकेबल है वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे डिफरेंसेस आते हैं सेक्शन 7 और 8 के। अभी जो इसका फर्स्ट डिफरेंस है वो क्या बात करता है कि जो सेक्शन 7 है उसमें तो हम जो रियल ऑनर है उसके अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकते हैं, बट सेक्शन 8 के अंदर हम रियल ऑनर के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकते। सेक्शन 7 के अंदर जो रिलीफ मिलती है वो जनरल रिलीफ मिलती है, और जो सेक्शन 8 है उसमें जो रिलीफ मिलती है वो स्पेसिफिक रिलीफ मिलती है। नेक्स्ट है कंपनसेशन। जो सेक्शन 7 है उसमें जो है वो कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं, बट जो सेक्शन 8 है उसमें कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सेक्शन 5 और 6 के डिफरेंस और सेक्शन 7 और 8 के डिफरेंसेस। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।